अब से 2000 वर्ष पूर्व ईसाई धर्म की स्थापना हुई। उससे पहले ईसाई धर्म तो था नहीं। इसलिए मैंने कहा कि जब यह माइनॉरिटीज में नहीं था, तब मनुस्मृति लागू हो चुकी थी, जिसमें इस देश के शूद्रों और अछूतों के पढ़ने पर धार्मिक बंदिश थी, व्यापार करने पर धार्मिक बंदिश थी, और इसके साथ साथ संपत्ति रखने पर धार्मिक बंदिश थी। तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने वो बंदिश तोड़ी और साथ में रिजर्वेशन दिलवा दिया, तो वो इंजीनियर बन गए और मैं भी एक वकील बन गया, फिर एमएलए भी बना, मंत्री भी बना, आज भी मैं एमएलए हूं। लेकिन अगर ये रिजर्वेशन नहीं मिलता और पढ़ने का रास्ता ना खुलता, तो ना मैं पढ़ पाता, ना वकील बन पाता, ना एमएलए बन पाता, ना मंत्री बन पाता, ना वो इंजीनियर बन पाते। तो ये जो रास्ता खुला था वो पढ़ने से खुला था, रिजर्वेशन से खुला था। ये रास्ता हमारे सबके होते हुए, हमारे सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति होते हुए हमारा ये आगे बढ़ने का रास्ता सरकारों ने बंद कर दिया है। क्योंकि आज वो शिक्षा को लगभग प्राइवेटाइज कर चुके हैं। शिक्षा इतनी महंगी कर चुके कि जिस इंजीनियरिंग कॉलेज से निगम साहब ने इंजीनियरिंग की, और वो भी वजीफे के पैसे से की, आज अगर आपके अपने बच्चों को इंजीनियरिंग करानी हो उसी इंजीनियरिंग कॉलेज से, तो आपके पास रिजर्व का होने के बावजूद भी अगर 20 लाख रुपया होगा तो आपका बच्चा वहां इंजीनियरिंग कर पाएगा, वरना नहीं कर पाएगा। तो देश में क्या ये सच नहीं है कि देश के SC ST 99% ऐसे हैं जिनके परिवारों के पास अपने बच्चों की इंजीनियरिंग की डिग्री, मेडिकल की डिग्री, लॉ की डिग्री, मैनेजमेंट की डिग्री कराने के लिए 15-20 लाख रुपए जो चाहिए वो नहीं है। अभी जिनका नीट में एडमिशन ऑफर हुआ है या JEE मेन के अंदर करने के बाद जिनका इंजीनियरिंग में एडमिशन हुआ है, मेरे पास अब तक कम से कम ऐसे 100 फोन आ चुके हैं कि नंबर तो आ गया, बच्चा बहुत होशियार है, 2-3 लाख रुपए लगाए थे, कोचिंग करवा दी थी, नंबर आ गया, लेकिन अब एडमिशन ऑफर हुआ है, लेकिन एडमिशन लेने के लिए फीस के लिए पैसे नहीं है। कुछ मदद कीजिए MLA साहब, आप तो मंत्री भी रहे हैं। अरे मंत्री तो रहो, पर मेरे पास ऐसी कौन सी पावर है कि मैं उनकी लाखों रुपए की फीस जमा कर दूं। लेकिन मन में पीड़ा जरूर है कि वो बच्चे काबिल है, पढ़ना चाहते हैं, गरीब परिवारों से, SC ST OBC माइनॉरिटी के बच्चे, लेकिन उनके माँ बाप के पास पैसा नहीं है और वो बच्चे इंजीनियरिंग मेडिकल में सेलेक्ट होने के बावजूद पैसे के अभाव में पढ़ाई छोड़ने को मजबूर है। तो क्या हमें ऐसी सरकारें चाहिए जो लगातार शिक्षा को महंगा करती जा रही है? क्या हमें ऐसी सरकारें चाहिए जिन्होंने रेलवे बेच दिया, पोस्टल डिपार्टमेंट बंद कर दिया, MTNL बेच दिया, BSNL बेच दिया, इंश्योरेंस कंपनियां बेच दी, बैंक बेच दिए? जब सब कुछ बिक गया तो जो प्राइवेटाइज हो गया, वहां तो रिजर्वेशन वैसे भी खत्म हो गया। तो जब रिजर्वेशन खत्म ही कर दिया उन्होंने उन सब विभागों को प्राइवेटाइज करके, इसका मतलब हमारे लोगों की जो नौकरी का रास्ता था वो भी उन्होंने बंद कर दिया। और जब वो बंद किया जा रहा था तब भी तो हमारे सांसद, विधायक, मंत्री और राष्ट्रपति थे, मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने क्या अपनी जिम्मेदारी निभाई? नहीं निभाई ना। आए दिन मेरी जेब में पर्ची पड़ी है, शंकर मेघवाल के घर पे हमला हुआ, उसकी गर्दन काट दी और उसके फादर बीच में उसका हाथ काट दिया, पूरे परिवार को घायल कर दिया। और एक शंकर मेघवाल नहीं, पता नहीं कितने लोग दलित, आदिवासी, पिछड़े मारे जा रहे हैं, उनके मुंह पे पेशाब किया जा रहा है, लेकिन सरकार पे तो कोई असर होता नहीं। और हमारे सांसद, विधायक, मंत्री जो मैंने बैठे हैं वो भी संसद के अंदर, विधानसभा के अंदर ऐसे मुद्दों पर मजबूती के साथ आवाज नहीं उठाते। एक दूसरे व्यक्ति का हत्या हुई तो उसको 50 लाख का मुआवजा दिया, शंकर लाल मेघवाल की हत्या हुई तो उसको 15 लाख का मुआवजा दिया। भाई ये पक्षपात क्यों? अब सवाल ये है कि आप और हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इस लड़ाई को कैसे जीते, कैसे दलित, पिछड़े, आदिवासी और माइनॉरिटी के लोग एकजुट हों। इसमें बाधा कहां है? कभी सोचा इसमें बाधा कहां है? इसमें बाधा दो है। एक, धर्म के प्रति अंधापन, मरने के बाद स्वर्ग पाने की इच्छा। आज तो नरक में जी रहे हो, मरने के बाद स्वर्ग की इच्छा को लेकर पता नहीं क्या क्या करते घूम रहे हो भाई। अरे आज जो तुम्हारा जीवन है, इसके बाद क्या होगा ये किसी को नहीं पता। आज तक हमें दुनिया में कोई आदमी नहीं मिला कि मेरा पहले जीवन में ये था और दूसरे में देखो मैं स्वर्ग में रह रहा हूं। आज तक तो कोई मिला नहीं है। तो तुम अपना आज जो नरक बना दिया तुम्हारा, उसको स्वर्ग बनाने पे काम कर दो जीते जी। मरने के बाद किसका क्या पता? वैसे तो बुद्ध तो बताया कि मरने के बाद तो कुछ है ही नहीं, जो कुछ है यही है।
तो अपना आज ठीक करो ना। हम धर्म के प्रति अंधे होकर अपने लिए गुलामी कबूल कर रहे हैं, और गुलामी तोड़ने का रास्ता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी अंधविश्वास पाखंडवाद को दूर करने का रास्ता बता के, उसमें उसके बाद देखो बुद्ध से शुरुआत हुई। बुद्ध पहले साइंटिस्ट हैं, और बुद्ध के बाद अनेकों आए, फिर संत कबीर, संत गुरु रविदास, गुरु नानक देव जी आए, ज्योतिबा फूले, साहू जी महाराज, पेरियार, ललित सिंह यादव, राम स्वरूप गुरुआ, जगदीश बाबू कुशवाहा। तो कितने हमारे महापुरुषों की लंबी फहरिस्त है, जो लोग बार बार जगाते जगाते हमें चले गए, लेकिन हम अंधविश्वास पाखंडवाद को छोड़ने को तैयार नहीं है। एक फायदा बता दो, केवल एक, अंधविश्वास पाखंडवाद से ये फायदा है, नुकसान तो मैं 1000 गिना दूंगा, पर कोई एक फायदा नहीं गिना सकता। तो हम लोग 2 कारणों से फेल हो रहे हैं, एक जाति की वजह से। अब जाति बनाने वाला जाति को जिंदा रखना चाहता है, और जो जाति की वजह से उत्पीड़ित परेशान है, चाहे वो शूद्र में ओबीसी में आता हो, चाहे वो अनुसूचित जाति या जनजाति में आता हो, लेकिन उसी जाति की वजह से, जिसके वजह से उसका उत्पीड़न हो रहा है, उसका प्रमोशन रुक रहा है, उसको सस्पेंड किया जा रहा है, उसको इंटरव्यू में कम नंबर दिए जा रहे हैं, ये सब जानते हुए कि ये मेरे साथ जाति की वजह से हो रहा है, फिर भी अपने अंदर जाति खत्म करने को तैयार नहीं है। ये वैसे अच्छा है एक वो दिया आप लोगों ने, ये जो जनरल कैटेगरी खत्म करके इसकी वजह नेशन बिल्डर्स कैटेगरी होनी चाहिए। 25% रिजर्वेशन इसमें इस्लाम का कर दो, जो इंटर कास्ट मैरिज और इंटर रिलीजन मैरिज करेगा उसके लिए 25% रिजर्व सीट। बाकी तरीका अच्छा है, वैसे जाति पे सबसे बड़ी चोट करने का, ये हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। मैं समझता हूँ इसको भी आगे से रेगुलर इसको मुद्दा बनाया जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ी बाधा है। और हम लोग कम से कम आपस में तो रोटी बेटी का रिश्ता करना शुरू कर दे। हम आपस में कर रहे हैं क्या? जिसके वही देख लो, जितने यहाँ बैठे, जहाँ भी जाते सब लोग जब बच्चे की शादी करते हो तो डेट दिखवाते होंगे किसी ब्राह्मण से, और कहते हो भैया मेरी ये जाति में ढूंढ दो लड़का लड़की। तो हम छोड़ने को तो तैयार है ही नहीं। सुधार अपने घर से शुरू करो, फिर बाहर भी हो जाएगा। उनसे उम्मीद कर रहे हैं जाति खत्म करने की, जिनको जाति की वजह से फायदा है, और जिनको जाति की वजह से नुकसान है वो जाति खत्म करने को तैयार नहीं है। तो फिर समाधान क्या है भाई? फिर समाधान क्या है? समाधान तो तब होगा जब मन से जो बात बोल रहे हैं, जैसे हम आज यहाँ मंच से बोल रहे हैं ना, जिस बात को बोल रहे हैं उसे अपने खुद के मन में आत्मसात तो कर ले, अपने आचरण में तो ले आए। वरना तो हम अपने महापुरुषों की मेहनत को भी बेकार कर रहे हैं। जो महापुरुष हमारे मार्गदर्शन देके गए, उस मार्गदर्शन को मान तो नहीं रहे हम सब कह रहे हैं हम अपने बुजुर्गों को मानते हैं, अपने हम पेरियार जी को मानते हैं, बाबा साहेब को मानते हैं, फूले जी को मानते हैं, साहू महाराज को मानते हैं, पेरियार को मानते हैं। भैया जो मानते हैं तो उनकी बात को भी तो मान लो। फोटो तो लगा रहे हैं उनकी, मूर्ति के ऊपर तो मरने मिटने को तैयार है, मूर्ति का हाथ तोड़ दिया तो अपने खून बहाने को तैयार है। लेकिन जो वो मूर्तियां जिनको हम सजा रहे हैं, जो वो हमें बोल के गए, हम उसे अंगीकार भी तो कर लें, अपने आचरण में भी तो उतार लें। पढ़ाई को औजार हथियार बनाओ। बच्चों को कहो अंधविश्वास पाखंडवाद में पढ़ने की बजाय अगर किताबों में डूब जाओगे तो इसी जीवन में स्वर्ग पाओगे। ज्ञान के रास्ते पे चलो, आपस में भाईचारा पैदा करो, एक दूसरे की मदद करो, क्रिटिसाइज एक दूसरे को करना बंद करो। हम लोग तो जहां भी प्रोग्राम होते हैं, कई जगह, ज्यादातर जगह पे एक दूसरे को क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं। एक दूसरे को लेट डाउन करने से, एक दूसरे को क्रिटिसाइज करने से कुछ होने वाला नहीं है। अच्छी खबर तो यह ना कि अच्छी बात को स्वीकार करो ना। ओबीसी में से बहुत सारे लोग अब रात दिन लगे पड़े, अनुसूचित जाति जनजाति में से लाखों लोग लगे पड़े, माइनॉरिटीज में से भी लाखों लोग लगे पड़े, जो इस बहुजन समाज बनाने की बात करके रात दिन मेहनत कर रहे हैं। बस ये जो टुकड़ों में बिखरे हुए तरीके से मेहनत चल रही है, हमारे किसान भी आंदोलन कर रहे हैं, वो भी बिखरे हुए लड़ रहे हैं। सारे लोग मिलके अगर अपनी आपस में एकजुटता ले आए और मुद्दे बकायदा डिसाइड कर लें, मुद्दों पे एकजुटता कर लें, कम से कम मुद्दों पे तो एकजुटता हो सकती है। संगठन बेशक हजारों, क्योंकि संगठन तो उनके भी हजारों हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर हम मुद्दों आधारित एकता आपस में पैदा कर ले कि ये हमारे सबके मुद्दे हैं और इन मुद्दों को हम मिलकर लड़ेंगे, और अपने जितने सांसद, विधायक और मंत्री हैं, टीम बना के बीच बीच में उनसे लगातार मिले। कई बार क्या होता है, आपने एक बार उसे एक बात कही और उसके दिमाग से निकल गई, उसे याद ही नहीं आई, साल निकल गई पूरी।
और आप एक साल बाद मिलकर कहो जी आपको तो ये कहा थे तो हुआ ही नहीं, भाई उससे एक जब आपने कहा था नहीं हुआ तो 1 महीने बाद फिर पूछ लो, इज्जत कम थोड़ा हो जाएगी। और साथ में उसे ये भी लगना चाहिए भी ये सारी ताकत तेरे पीछे, ये डरने की जरूरत है, टिकट तेरा नहीं कटेगा, टिकट तेरी टिकट काटने वाले का कट जाएगा पर तेरा नहीं कटेगा, तू समाज की लड़ाई लड़ता रहे। जिस दिन हमने अपने लोगों में ये ताकत दे दी, तुम सामाजिक मुद्दे मजबूती से संसद और विधानसभा के अंदर उठाओ, हम आपकी ताकत बनेंगे। क्योंकि मुझे बड़ा दुख हो रहा है एक बात को देखें, एम नागराज वाले जजमेंट में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन होना तो चाहिए, लेकिन उसके लिए डाटा चाहिए, सर्वे होना चाहिए और एडुकेट रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। लेकिन जितने केस कोर्ट में है, कोर्ट ने कहा क्या कोई सर्वे डाटा है? नो डाटा सर्वे तो नहीं है, और उसी आधार पर केस डिसमिस। इसी वजह से सरकारों ने तय किया कि जाति जनगणना, जाति सर्वे और उसका फिर फाइनेंशियल सर्वे, ये सारा सर्वे कराएंगे ताकि पता लग सके किस किस जाति के हिस्से में क्या है, किसकी क्या स्थिति है, नौकरी में भी उनका रिप्रेजेंटेशन कितना है। और पहली सरकार बिहार की हुई जिसने वो सर्वे कर लिया, लेकिन वहां के हाईकोर्ट ने स्टे कर दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट आए, सुप्रीम कोर्ट ने अल्टीमेटली ये जीते और जाति जनगणना के वो सारे आंकड़े जारी हुए। उसके बाद उन्होंने उसी संख्या के हिसाब से वहां की सरकार ने रिजर्वेशन बढ़ा दिया, 65% कर दिया, लेकिन वहां के हाई कोर्ट ने रोक दिया। अब हाई कोर्ट के रोकने के बाद सुप्रीम कोर्ट आए, कल का सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है, जो अगली तारीख लगा दी, उन्होंने उस स्टे को हटाने से, वैकेट करने से मना कर दिया। यानी जब पिछड़े वर्ग का मसला है, दलित वर्ग का मसला है, आदिवासी वर्ग का मसला है, तो यही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट स्टे लगा देती है। लेकिन जब संविधान के खिलाफ जाके ईडब्ल्यूएस लाया गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में दोज कैटेगरीज आर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, दे आर एंटाइटल्ड टू गेट बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन। अब दोज आर नॉट अंडर रिप्रेजेंटेशन, those are over represented, those are socially and educationally more strengthened, more powerful, then on what ground EWS reservation is given? When this issue came before the court, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें स्टे नहीं दिया, ईडब्ल्यूएस पे स्टे नहीं लगाया और बाद में फिर उसको जायज भी ठहरा दिया। तो वो जो रिजर्वेशन गलत था उसको स्टे नहीं किया, जो कानून के खिलाफ था उसको स्टे नहीं किया, लेकिन ओबीसी का जनसंख्या के जब आंकड़े आकर उसके हिसाब से बढ़ा दिया, उसको स्टे कर दिया। ये मानसिकता कोर्ट की, कोई कहेगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, तो हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऐसी 1000 झेलने को तैयार है। कोर्ट में न्याय के लिए जाते हैं हम, अन्याय की उम्मीद नहीं करते, लेकिन अगर कोर्ट में अन्याय होगा तो हम ऐसे जजमेंट्स को भी क्रिटिकली एनालिसिस करेंगे। ये अधिकार भी हमें संविधान देता है।